सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, तर्क संग्रह की कक्षा संख्या 19 को आज पढ़ेंगे। 19 को 18 कक्षा मैंने आपको पढ़ा दी है, 19वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको रस गुण के बारे में काफी विस्तार से चर्चा की, हमने आपके साथ में की थी। ठीक है, कि रस गुण क्या होता है और वो कितने प्रकार का होता है और कहाँ रहता है, ये कंप्लीट पूरा कर दिया था। ठीक है, चलिएगा। अब हमारा रूप रस गंध, तीसरा गुण कौन सा आता है क्रम में 24 गुणों में? श्रीमद अन्नम भट्ट जी के अनुसार गंध निरूपणम। गंध जो गुण है, ये हमने पढ़ लिया था कि गंधवती पृथ्वी, माने पृथ्वी में गंध रहती है, ये तो पढ़ लिया था। ठीक है, अब गंध गुण की परिभाषा देखेंगे। ठीक है, कहते हैं घ्राण ग्राह्यो गुणो गंधः। बिल्कुल सरल है। घ्राण इंद्रिय जो नासिका के अग्रभाग पर रहती है, उस घ्राण इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य माने जानने योग्य या जाना जाता है, घ्राण इंद्रिय के द्वारा वो गुण, माने जो घ्राण इंद्रिय के द्वारा जाना गया जो गुण होता है, वो 24 गुणों में से कौन सा गुण होता है? गंधः, गंध गुण होता है। ये ध्यान रखेंगे, आपको इसका ऐसा अर्थ नहीं करना कि न घ्राण इंद्रिय से ग्रहण करने योग्य गंध जो गुण होता है, जो गंध गुण होता है, ऐसा नहीं। घ्राण इंद्रिय से ग्रहण करने योग्य, जानने योग्य जो गुण होता है, उस गुण को गंध गुण कहते हैं, क्योंकि गंध का लक्षण दिया जा रहा है, इसलिए। ठीक है, सरल है। और कहते हैं सा द्विविधः, वो दो प्रकार का होता है। सुरभि रसुरभिश्च, सुरभि और असुरभि। सुरभि का अर्थ होता है सुगंध। ठीक है, और असुरभि का अर्थ होता है दुर्गंध। एक गंध दो प्रकार की हम अनुभव करते हैं, एक सुगंध और एक दुर्गंध। गंध दोनों में है। गंध शब्द दुर्गंध के अंदर भी है और सुगंध के अंदर भी है। तो वही यहाँ पर सुरभि का अर्थ है सुगंध, और असुरभि माने ये ऐसा अलग अलग करेंगे इनको दोनों को, तो ये इस प्रकार से बनेगा सुरभि और प्लस असुरभि, ऐसे दो शब्द हैं ये। तो सुरभि माने सुगंध, असुरभि माने दुर्गंध, दो प्रकार का हो। पुष्प आदि के अंदर, पुष्प आदि जो हैं या कुछ औषधियां हैं, उनके अंदर सुगंध होती है, और जो मल मूत्र आदि, विष्ठा आदि, जो टॉयलेट यूरिन आदि, उनके अंदर क्या होती है? दुर्गंध होती है। ठीक है, और जब फूल आदि सड़ जाते हैं तो उनमें दुर्गंध आ जाती है। अब इसका निवास स्थान उतारे कहाँ रहता है, तो कहते हैं पृथ्वी मात्रा वृत्ति। ये जो गंध गुण है सुरभि और असुरभि नाम का, ये पृथ्वी मात्र वृत्ति माने पृथ्वी मात्र में ही रहता है। ध्यान रखें,
ये जल में नहीं रहता, वायु में नहीं रहता, अग्नि में नहीं रहता, आकाश में नहीं रहता, काल में नहीं रहता, दिक में नहीं रहता, आत्मा में नहीं रहता, मन में नहीं रहता। किन में रहता है? केवल और केवल पृथ्वी मात्र, माने पृथ्वी मात्र वृत्ति में, पृथ्वी मात्र वृत्ति वाला है, माने पृथ्वी मात्र में ही रहने वाला है। समझ में आ गया? अच्छा जी, आप ये कह सकते हैं कि भाई जल में भी तो गंध आती है, वायु में भी तो गंध आती है। अग्नि में तो गंध नहीं आती है, वैसे कभी कभी आती भी है। तो वो गंध कहां से आई? उसमें भी तो गंध है। तो कहते हैं यहां पर शास्त्रकार कि भाई देखो, जो वायु के अंदर, जल के अंदर जो गंध आ रही है, गंध या दुर्गंध, वो पार्थिव गंध के संयोग से आ रही है, अन्वय से आ रही है। क्योंकि हर जल में गंध या दुर्गंध नहीं होती है, हर वायु में गंध या दुर्गंध नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ, जब पार्थिव गंध का अन्वय माने संबंध जिस वायु के साथ हो जाता है, वह वायु और जल गंधवान प्रतीत होता है। और जब उस गंध का, पार्थिव गंध का संयोग माने व्यतिरेक हो जाता है, संबंध विच्छेद हो जाता है वायु और जल के साथ में, तो फिर उसके अंदर गंध नहीं होती है। इसका मतलब ये जल वायु का गुण नहीं है, जल और वायु में ये नहीं रहता है, वो पृथ्वी के संबंध से जा रहा है, अन्वय से जा रहा है। अन्वय व्यतिरेक तो मैंने आपको समझा ही दिया था पहले। तो इसलिए पृथ्वी मात्र, और कहीं नहीं रहता, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अन्यत्र कहीं हमें प्रतीत होता है तो समझ लेना चाहिए कि इसमें पार्थिव अंश का, पार्थिव गंध का संबंध हो गया है, अन्वय हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसके लक्षण की थोड़ी बात कर लेते हैं, लक्षण के परिष्कार की। लक्षण में कोई दोष तो नहीं है कहीं। तो अब हमने आपको दो गुणों का लक्षण समझा दिया है, उसी प्रकार से इसमें भी आपको घटा लेना है, ठीक है। सबसे पहले आप यहां पर देख रहे होंगे, मात्र शब्द इसमें नहीं दिया, मात्र शब्द को यहां नहीं रखा, घ्राण मात्र ग्राह्य ऐसा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि जो गंध है वो घ्राण से, घ्राण इंद्रिय से ही ग्रहण है, जानने योग्य है, अन्य किसी इंद्रिय से जान ही नहीं सकते। बताइएगा, गंध को आप आंख से जान सकते हैं? नहीं जान सकते। गंध को आप जिह्वा से जान सकते हैं? रसना से नहीं जान सकते। गंध को आप स्पर्श से, त्वक से जान सकते हैं? नहीं जान सकते। गंध को आप कर्णेंद्रिय से जान सकते? नहीं जान सकते। जब जान ही नहीं सकते तो मात्र लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये तो पृथ्वी वो घ्राण इंद्रिय से ही ग्रहण होता है। इसलिए श्रीमद अन्नम भट्ट शास्त्रकार ने यहां इसके लक्षण में मात्र पद को रखा ही नहीं, क्योंकि मात्र पद की आवश्यकता ही नहीं है यहां पर। मात्र तो वहां लगाया जाएगा कहीं दूसरी जगह जा रहा है, उसको हटाने से यहीं पर रहे, ठीक है। ये जा ही नहीं रहा कहीं पर। गंध गुण ग्रहण इंद्रिय से ही ग्रहण होता है, किसी अन्य से होता ही नहीं, इसलिए मात्र को नहीं लगाया, ठीक है। और अब यहां पर चर्चा करते हैं आगे कि गुण पद क्यों रखा। यहां पर ऐसे कह देते, घ्राण ग्राह्यो गंध, ये जो गुण पद रखा है, गुणः मन गुणों, इसको नहीं रखते, नहीं रखते।
तो क्या हो जाता, तो फिर जो मैंने कल बात बताई थी आपको कि घ्राण ग्राह्यो गुणो गंध, ध्यान रखेंगे, यदि गुण को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, घ्राण ग्राह्यो गंध। ये कहा, इसमें तो लग जाएगा, गंध में तो गंध का लक्षण तो बन जाएगा, परंतु ये क्या है, गंधत्व में भी चला जाएगा, गंधत्व, और गंधत्व के अभाव में भी चला जाएगा। गंध का अभाव भी घ्राण इंद्रिय से ही जाना जाता है, और गंधत्व जाति, ठीक है, तो जाति में भी अतिव्याप्ति होने लगेगी, ठीक है, जो ठीक नहीं है। इसलिए कहा कि जो गंध है वो गंध, ये अभाव, गंध के अभाव और गंधत्व से अलग है, ये गुण है। यदि यहाँ गुण नहीं रखेंगे तो घ्राण ग्राह्यो गंधा, गंधा से गंधत्व का भी ग्रहण हो जाएगा, और अभाव माने तीनों आ जाएंगे, तीनों का लक्षण बन जाएगा। गंध से गंधत्व जाति को भी कहने लगेंगे, गंध से गंध के अभाव को भी कहने लगेंगे। वहां पर अतिव्याप्ति हो रही है, उसको हटाने के लिए कहा कि घ्राण इंद्रिय से ग्रहण का जानने योग्य जो गुण, गुणत्व नहीं, गुण, और वो गुण क्या कहलाता है, गंध कहलाता है। वो अभाव और गंधत्व का अब निवारण हो गया, इसलिए गुण पद रखा गया है। ये मैंने कल आपको विस्तार से समझा दिया था कि यो गुणो येनेन्द्रियेण ग्राह्यस्तद्गता जाति तद अभावश्च तेनैव इंद्रियेण ग्राह्यो भवति। तो ये होने लगेगा, इसलिए इसको हटा दिया, वो गुण को रख लिया है। अब ये होगा, इसलिए गुण पद आवश्यक है। अब यहां पर ये विचार करते हैं कि इस लक्षण को ऐसा बना दें, ग्राह्यो गुणो गंधा। यहां ऐसा कर लेते हैं, बस इसको हटा देते हैं। यदि कोई कहे कि इसको हटा दो, इतना लक्षण बना लेते हैं, ग्राह्यो गुणो गंधा, माने जान, माने अब यहाँ घ्राण हटा दिया हमने, तो जानना, जानना पांच से होता है, 5 इंद्रिय से। तो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, तो किसी भी पदार्थ का ज्ञान किसी हमारे 5 इंद्रियों के माध्यम से हुआ करता है। कोई ज्ञान किसी इंद्रिय से, कोई ज्ञान किसी इंद्रिय से। यदि यहां पर कहते हैं घ्राण नहीं रखेंगे तो क्या अर्थ बनेगा कि अतीन्द्रिय इंद्रिय के द्वारा, माने जो ज्ञानेंद्रिय हैं, किसी भी ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जानने योग्य जो गुण होता है उसको क्या कहते हैं, गंध कहते हैं, ऐसा लक्षण बन जाएगा। अब चक्षु के द्वारा तो रूप का ज्ञान होता है, चक्षु इंद्रिय के द्वारा रूप का ज्ञान होता है, तो ये गंध जो परिभाषा बता रहे हैं, गंध से रूप का भी ग्रहण होने लगेगा, गंध से शब्द का भी ग्रहण होने लगा, क्योंकि कर्ण इंद्रिय से शब्द जाना जाता है, तो उसको भी, शब्द को भी गंध कहने लगेंगे। ऐसे ही स्पर्श, जो त्वक इंद्रिय है, तो त्वक इंद्रिय के द्वारा स्पर्श जाना जाता है, तो ये स्पर्श में भी चली जाएगी। स्पर्श गुण है वो गंध, गंध शब्द से स्पर्श गुण का भी ग्रहण होने लगेगा है। तो कहते हैं कि इसलिए ऐसे रस का भी ग्रहण होने लगेगा। ये क्या हो जाएगी, अतिव्याप्ति हो जाएगी। अतिव्याप्ति में अन्य इंद्रियों के द्वारा जानने योग्य जो गुण है उनको भी गंध नाम से जाना जाने लगेगा। तो कहते हैं इसलिए यहां पर शास्त्रकार को घ्राण, माने घ्राण पद रखना पड़ेगा। घ्राण इंद्रिय से जानने योग्य जो गुण होता है उसको गंध कहते हैं, अन्य इंद्रिय के द्वारा जानने योग्य जो गुण होता है उसको गंध नहीं कहते हैं। ये बात निकल के आती है, ठीक है। तो यहां पर जो भी ये बनाया, ये एकदम सटीक बनाया है, इसमें किसी भी शब्द को हम कम और अधिक नहीं कर सकते हैं।
कम अधिक करने पर दोष उत्पन्न हो जाता है अथवा शब्द व्यर्थ जाता है। ठीक है, तो ये इसमें मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा यदि पिछली कक्षा को आपने पढ़ लिया है तो। ठीक है, बाकी पुस्तक में लिखा हुआ आप आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, और तो ये हो गया। चलिए अब चलते हैं आगे। तो ये हो गया गंध का निरूपण। ठीक है, ये अब आज एक और गुण का कर लेते हैं, दो गुणों का कर देते हैं। तो कहा दो दो तीन तीन गुण हमें एक एक कक्षा में पढ़ने पड़ेंगे। जहां कब कोई कठिनाई होगी, कठिन विषय होगा, तो फिर उसको श्लोक श्लोक कर देंगे। स्पर्श निरूपणम, स्पर्श गुण। अब ठीक है, त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुण स्पर्श। समझिए, कहते हैं त्वक माने त्वचा। त्वचा क्या है? सर्व शरीर वर्ती माने संपूर्ण शरीर पर रहने वाली इंद्रिय है ये। अन्य इंद्रियां तो स्थान विशेष में रहती हैं। तो कहते हैं त्वग इंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुण स्पर्श। ध्यान रखिए, यहां कह रहे हैं कि त्वक इंद्रिय मात्र से जानने योग्य जो गुण है वो गुण क्या कहलाता है? स्पर्श। त्वचा से, त्वक इंद्रिय से जाना जाता है उसको स्पर्श बोलते हैं। सा च त्रिविधा शीतोष्णानुष्णा शीत भेदात। और कहते हैं च मने और, वह मने स्पर्श गुण, त्रिविधा तीन प्रकार का, शीत उष्ण और अनुष्णा शीत भेदात, ठंडा गरम और जो ठंडा भी नहीं है गरम भी नहीं है। ठीक है, शीत माने ठंडा हो गया, उष्ण माने गर्म हो गया, अनुष्णा शीत, अनुष्णा शीत का अर्थ है जो न ठंडा है न गर्म है। इस भेद से तीन प्रकार का होता है स्पर्श, हमें तीन प्रकार का स्पर्श में अनुभव होता है। कुछ ठंडे अनुभव होते हैं, कुछ गर्म और कुछ सामान्य। ना हम उसको ठंडा कह सकते ना गर्म कह सकते। मानिएगा पुस्तक पर रख दिया ये मैंने हाथ, अब मुझे ना तो पुस्तक ठंडी लग रही है ना गर्म लग रही है। ठीक, ये पेन मुझे ना ठंडा लग रहा है ना गर्म लग रहा है। और यदि आइस ले लेंगे, बर्फ ले लेंगे हाथ में तो ठंडी लगेगी, और आग का गोला ले लेंगे तो गर्म लगेगा, जलाई के रख देगा। तो तीन कैटेगरी में बांट दिया इस स्पर्श गुण को। ठीक है, और कहते हैं कि पृथ्वी तेजो वायु वृत्ति ही, ये रहता कहां पर है? तो कहते हैं पृथ्वी में रहता है ये स्पर्श, और जल में रहता है, अग्नि में रहता है, वायु में रहता है, चार द्रव्यों में रहता है, बहुत अधिक में रहता है। हमें पृथ्वी का भी स्पर्श होता है, इस पृथ्वी में भी स्पर्श गुण होता रहता है, जल में भी होता है, अग्नि में भी होता है, वायु में भी होता है, चार में होता है। ठीक है, तत्र शीतो जले, जो स्पर्श जो शीत स्पर्श है वो किसके अंदर होता है? जल के अंदर। जल स्वभाव था, उसका स्वभाव ही है ठंडा शीत। गर्म जल करते हैं वो अग्नि के संयोग से गर्म होता है, यदि गर्म करके हम उसको छोड़ देंगे तो फिर ठंडा हो जाएगा। उष्ण तेजसी, और अग्नि में, तेजसी माने अग्नि में रहता है उष्ण गुण, उष्ण स्पर्श गुण नहीं, उष्ण स्पर्श। और अनुष्णा शीता पृथ्वी वायवो, माने जो न ठंडा न गर्म है, ये वाला जो स्पर्श गुण है वो किसके अंदर रहता है? वो पृथ्वी के अंदर और वायु के अंदर रहता है। ठीक है, ये शास्त्रकार बता रहे हैं। ठीक है, तो ये है, ये हो गया मोटा मोटा। अब इसके लक्षण की भी थोड़ी परीक्षा कर लेते हैं। ठीक है,
ये तो समझ में आ गया। त्वक इंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुणा स्पर्श, त्वक इंद्रिय मात्र से ही जानने योग्य जो गुण होता है उसको स्पर्श गुण कहते हैं। अच्छा, त्रिविधा, वो 3 प्रकार का होता है। कौन सा? शीतोष्णानुष्णा शीत भेदात, ठंडा शीत उष्ण और अनुष्णा शीत। और रहता कहां पर है? पृथिव्यप तेजो वायु वृत्ति, पृथ्वी में और जल में और अग्नि में और वायु में रहने वाला है ये। कहते हैं तत्र शीतो जले, जो ठंडा शीत स्पर्श है वो तो जल में रहता है। उष्ण तेजसी, और उष्ण स्पर्श है वो अग्नि में रहता है। अग्नि में छुएंगे तो गर्म लगती है। अनुष्णाशीता पृथ्वी वायु हो, और जो ठंडा नहीं है गर्म नहीं है वो किस में रहता है? वायु में और पृथ्वी में रहता है। अब आ जाइएगा, अब इसकी भी परीक्षा कर लेते थोड़ी सी। यहां पर ये लिखा हुआ है मात्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कहा त्वक इंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुणो स्पर्श, गुण स्पर्श। कहते हैं ये मात्र पद यदि नहीं रखते तो क्या दोष आ जाता? क्या लक्षण बनता? लक्षण बनता त्वग इंद्रिय ग्राह्यो गुण स्पर्श, ऐसा ही बनता। त्वक इंद्रिय से जानने योग्य जो गुण होता है उसको स्पर्श कहते हैं। बन गया? ठीक है। अब जो त्वक इंद्रिय है, त्वक इंद्रिय से ये तो ठीक है, स्पर्श जाना जाता है, परंतु त्वक इंद्रिय से संख्या गुण भी जाना जाता है। छू करके हम संख्या का भी ज्ञान करते हैं, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या। क्या जो संख्या है ये त्वक इंद्रिय से भी ग्रहण करने योग्य है, और चक्षु इंद्रिय से भी संख्या का ज्ञान होता है। ध्यान रखेंगे, यहां समझना है आपको। यदि मात्र पद नहीं लगाते तो त्वक इंद्रिय से जो गुण जाना जाता है उसको स्पर्श कहते हैं, तो त्वक इंद्रिय से संख्या भी जानी जाती है। परंतु संख्या, ध्यान देंगे, संख्या चक्षु इंद्रिय से भी जानी जाती है। देख करके भी हम संख्या का ज्ञान करते हैं, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है। अब क्या हो गया? अब यह मात्र पद नहीं रखते तो संख्या में भी चला जाता, संख्या भी जानी जाती त्वक के द्वारा। अब ये कह रहे हैं कि त्वक इंद्रिय मात्र से ग्राह्य गुण स्पर्श होता है, माने त्वक इंद्रिय के द्वारा ही जानने योग्य जो गुण है, त्वक इंद्रिय से, त्वक इंद्रिय के द्वारा ही जो जाना जाता है, त्वक इंद्रिय से, त्वक इंद्रिय के द्वारा ही जो जाना जाता है उसको स्पर्श कहेंगे। अब ये मात्र से अब संख्या हट गई, क्योंकि त्वक इंद्रिय से संख्या जानी तो जाती है, पर वो त्वक मात्र से नहीं जानी जाती, वो चक्षु से भी जानी जाती है। संख्या चक्षु से भी जानी जाती है, और परंतु स्पर्श तो केवल त्वक से ही जाना जाता है, चक्षु से नहीं जाना जाता, घ्राण से नहीं जाना जाता, कर्ण से नहीं जाना जाता। समझिएगा, मात्र पद ने क्या कर दिया? त्वक इंद्रिय के द्वारा ही जो गुण जाना जाता उसे स्पर्श कहते हैं। तो मात्र शब्द के हटने पर ही इसमें अतिव्याप्ति हो रही थी, वो अतिव्याप्ति हट गई। क्यों? क्योंकि ये जो त्वक इंद्रिय से भी जाना जाता है, चक्षु से भी जाना जाता है, तो अब मात्र लगा दिया, तो अब ये संख्या त्वक से तो जानी जाती है, त्वक मात्र से ही नहीं जानी जाती,
ये चक्षु से भी जानी जाती है, इसलिए ये लक्षण इसमें नहीं जाएगा। अब ये केवल स्पर्श गुण में ही रहेगा। ठीक है, तो मात्र पद तो इसलिए रखा यहां पर। ठीक है, और यहां गुणः जो रखा हुआ है वो जैसे हमने अभी तक 3 में समझा है वैसे ही यहां समझना है कि जो ये गुण नहीं रखेंगे तो ये लक्षण क्या है, स्पर्शत्व जाति में भी चला जाएगा और स्पर्श के अभाव में भी चला जाएगा। तो वहां पर अतिव्याप्ति ना हो इसलिए गुण रख दिया, गुण माने गुण को, जाति नहीं, अभाव नहीं, गुण। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। अब चलते हैं आगे, और क्या विचार करते हैं। चलिए, अच्छा, यहां पर एक विचार और कर रहे हैं ये, यदि यहां पर इसको त्वक को हटा देंगे, क्या है, त्वक को हटा दें, तो त्वक को हटा देंगे तो इंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुणः स्पर्शः, तो जो पहले वाली बात ही आ जाएगी। पहले वाली बात कौन सी आ जाएगी कि अन्य इंद्रियों के द्वारा भी जाने गए गुणों को स्पर्श शब्द से कहा जाने लगेगा। तो इसलिए त्वक इंद्रिय के द्वारा जो जाना जाता है उसी को स्पर्श कहते हैं, अन्य इंद्रियों के द्वारा जाने गए गुण को स्पर्श नहीं कहते हैं, इसलिए यहां पर त्वक को रखा गया है। तो ये हो गया आपका। ठीक है, और यहां पर ये इंद्रिय शब्द रखा गया है, अतिरिक्त इंद्रिय शब्द रखा गया है। इसका लाभ किसी टीकाकार ने नहीं लिखा हुआ, तर्क संग्रह की जो टीका है उसमें नहीं लिखा, परंतु हमारे विचार से श्रीमद अन्नम भट्ट जी ने यहाँ पर इंद्रिय शब्द इसलिए जोड़ा है क्योंकि जो त्वक शब्द है, त्वक इंद्रिय के लिए भी प्रयोग होता है और त्वक अन्य अर्थ में भी प्रयोग होता है। जैसे चमड़ी, चमड़ी के लिए भी त्वक शब्द का प्रयोग होता है, छाल के लिए भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसलिए स्पष्ट करने के लिए यहां पर इंद्रिय शब्द को यहां पर लगाया, त्वक इंद्रिय, त्वक इंद्रिय को लेना है। ठीक है, बस। तो ये आपका हो गया त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुणः स्पर्शः, त्वक इंद्रिय मात्र से ही ग्रहण होने योग्य जो होता है वो स्पर्श होता है गुण। और सच त्रिविधा, वो 3 प्रकार का होता है, शीत उष्ण और अनुष्णा, शीत भेद से वेदात, और पृथिव्यप तेजो वायु वृत्ति, ये 4 में रहता है। तत्र शीतो जले, ठंडा जो शीत है, शीत स्पर्श है वो जल में रहता है। और उष्ण तेजसी, और उष्ण अग्नि के अंदर रहता है। और अनुष्णा शीता पृथिवी वायवोः, और सामान्य न ठंडा न गर्म ये रहता है पृथ्वी में और वायु में। ठीक, चलिएगा, यदि पृथ्वी ठंडी मालूम पड़ती है तो जल के संयोग से ठंडी है, जलीय शीत स्पर्श के गुण से के संबंध से ठंडी है। ठीक है, ऐसे ही गर्म यदि पृथ्वी लगती है तो वो अग्नि के संयोग से है, अग्नि के उष्ण गुण के, अग्नि में ना उष्ण गुण के संयोग से। ठीक है, और अनुष्णासी तो उसका अपना गुण है। जब जल का और अग्नि का संपर्क नहीं रहता है पृथ्वी और वायु से, तो उसका जो स्पर्श होता है वो अनुष्णाशीत होता है, न ठंडा न गर्म। ठीक है, ये शास्त्रकार बता रहे हैं।
चलिएगा अब इसके आगे इसी विषय को लेंगे, थोड़ा सा इसी को और थोड़ा सा अलग तरीके से बताएंगे इसको, ठीक है, और विशेष चीज बताएंगे। चलिए तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। प्लेलिस्ट में सभी कक्षाएं क्रम से लगी हुई है, तर्क संग्रह नाम का प्लेलिस्ट बना दिया। सर्वेभ्यो नमः।